सो एस जो आएगा वो मेरा एक्सट्रीम पे है, तो यहाँ पर आ गया मेरा एस। अब जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड फाइंड द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पोजीशन P टू Q। क्या आएगा आंसर? P टू S, थर्ड P टू R, फोर्थ सर R आपने टू। 60 डिग्री दिया, वो किसके लिए था? कौन सा? 60 डिग्री वाला। R के लिए। सर आर के लिए तो वो लाइक बेसिकली सेकंड। अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी मैंने गलत वाई चीज। एक्सिस प्रोजेक्शन देखते हो ना सेकंड क्वाड्रेंट में। सर हम या एक्स के मतलब सॉरी एक्स और नेट में नहीं देखते, मतलब एक्स एक्सिस पे हम एंगल ड्रॉ नहीं करते क्या सर? नहीं नहीं, हम लोग एक्स एक्सिस में नहीं, एक्स एक्सिस भी बुला सकते हो। तुम यहाँ पर उसको 30 लिख दो, बात सेम ही है ना। लेकिन नहीं सर, प्रोजेक्शन मुझे हमेशा हम लगा लोग वाई एक्सिस। आपने बेसिकली बस वो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लिया ना, इसलिए मैं कहा। नहीं, तुम कहीं से भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। क्योंकि चलो। फाइनली जो तुमसे टाइम टेकन पूछेगा, वो तो तुम एंगल डिफरेंस चाहिए ना, वो तुम कहीं से मेजर करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। सो पी से क्यू आने में कितना टाइम लगेगा? अगर टोटल टाइम पीरियड इज टी, सो पी से क्यू में कितना एंगल घुमा? 45 प्लस 172 डिग्री। 172। ओके। सो यहाँ से पी से क्यू में 45 प्लस 90 प्लस 37, दैट इज 172 डिग्री घुमा। अब मुझे पता है 360 डिग्री घूमने में टी टाइम लगता है, तो 172 घूमने में कितना टाइम लगेगा? इनटू टी, राइट। यस सर। 18 से काट दो, तो 18 9 जा 172, 18 20 जा 360, इनटू टाइम पीरियड मुझे पता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो दैट इज 9 पाई बाई 10, 9 पाई बाई 10 ओमेगा। सर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है क्या? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं फेजर को, हमेशा। ओके। राइट। जैसे आर टू पी वाला जो है ना, वो तुम पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जो फोर्थ वाला पार्ट है पूरा घुमाओगे, छोटा वाला एंगल नहीं ले लेना। पी टू एस 225। 225 डिग्री। So P2S will be 45 plus 180, 225. So 225 by 360 of T, that is clearly 5 by 8T. And you can put T equal to 2 pi omega as well. P2R 105, right? So it will be Yes, sir. 105. तो कितना सिंपल हो गया अपना काम, हो गया या नहीं हुआ? 15 से काट दो, 15 7 जा 15 ग्रेड में आता है 120, 15 2 जा 36, 60 15 4 जा। और R2P हम लोग को पूरा बड़ा वाला घूमना होगा, तो एंगल कितना आ रहा है? 30 प्लस 180 प्लस 45, 210, 255, so it will be 255, 255। अभी सबको क्लियर हो गया ये फेजर का कॉन्सेप्ट? काम आसान कर रहा है बहुत ज्यादा टाइम निकालने का। यस नो? सर फेजर है क्या, मतलब समझा नहीं। फेजर बेसिकली है क्या? फेजर जिससे मैंने कंपेयर किया, जो मेरा एसएचएम का इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और जो मेरा एक ब्लॉक एक सर्किल पे घूम रहा है, और अगर मैं दोनों साइड से लाइट भेजूं तो उसका प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, उन दोनों का सेम इक्वेशन बन रहा है, राइट?
यस सर। तो मैं उसको उस तरह से इंडिकेट कर दिया हूँ, उसको वो चीज बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेम चीज है। राइट प्रथम? यस। तो बस अपना काम आसान करने के लिए एक तरीका है। ओके, अब देखो यस इससे सर। एक और क्वेश्चन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सेम चीज पे। जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरा मीन पोजीशन है, यहाँ से a/2 डिस्टेंस आगे इक्वल टू 0 पे मेरा ब्लॉक यहाँ पर है और ये आगे मूव कर रहा है। तो इस मोशन का मतलब इस एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या होगा? 5/6, 5/3। फाइव, 5/3, 5/6। तो देखो फिर से वापस इसका कॉरस्पॉन्डिंग फेजर बना दो। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेजर बनाओगे तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और इसका प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? a/2। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो ये कितना एंगल है? 30। तो ये बन गया a साइन ओमेगा टी प्लस 30, दैट इज 5/6। फाइन, कोई दिक्कत? तो फेजर का यहाँ पर भी तुम फाइव फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो कि इनिशियल फेज क्या है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट। अब देखो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है क्या कहीं पे? देखना, जहाँ पर इलिप्स वाला आया था वहां पे शायद हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था Yes, इलिप्स के sir. पहले। राइट। और एक और चीज तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है दैट वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, राइट? एंड एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय 90 डिग्री, ये भी लिखा हुआ है। Yes, sir. लिखा है. फिर ये भी तुम्हारे पास लिखा है वेलोसिटी मैक्सिमम इज ए ओमेगा एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज ए ओमेगा स्क्वायर। देखो ये सारे चीज का एप्लीकेशन करके फेजर से हम लोग और भी बहुत सारा चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से, ये ध्यान से समझना फिर नोट कर लेना, ये मेरा मेन पोजीशन है, ब्लॉक यहाँ से a/2 डिस्टेंस आगे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? मान लो आगे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दे। वेलोसिटी इज ए ओमेगा, सॉरी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह a/2। तो ये क्या आ जाएगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ 3a² / 4, दैट इज रूट 3a/2। यस और नो? Right? And similarly, acceleration will be minus kx/m, that is minus k into a/2m। और k/m को हम लोग क्या एक्सप्रेस किए हैं? k/m इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a/2 एक्सेलरेशन।
के भाई हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखे थे ना, नोट्स में है कहीं पे? यस सर है। माइनस के एक्स बाई एम एक्सेलरेशन है, उसको ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो तो के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यही चीज, यही दोनों आंसर, ऑल्दो फॉर्मूला लगाने से भी हमारा आंसर तुरंत में आ रहा है, बट सर फेजर से ये भी। हाँ, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला कहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला? सर ये के एक्स बाई, इसका हाँ डाउट है? सर समझा समझा। हाँ भाई, स्प्रिंग फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन, ठीक है ना? यस सर। हाँ, okay. अब देखो यही चीज हम लोग फेजर से कैसे निकाल सकते हैं बिना कोई मेहनत किए। पहले सबसे पहला काम करो, इसका फेजर बनाओ, ठीक है? तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो a/2 पे और आगे मूव कर रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट बना दे? इसका फेजर कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एंगल कितना जाएगा? दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, राइट? सो दैट उसका प्रोजेक्शन a/2 है। तो ये फेजर में है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और डिस्प्लेसमेंट वाले फेजर का एम्पलीट्यूड a होता है। अब मुझे पता है जो वेलोसिटी वाला जो फेजर होगा वो इससे 90 डिग्री आगे होगा, तो जो वेलोसिटी वाला फेजर होगा वो कहीं यहाँ होगा, इससे 90 डिग्री आगे, मतलब कहीं यहाँ पे ये वेलोसिटी वाला फेजर होगा, और 90 डिग्री मतलब ये एंगल 30 डिग्री होना पड़ेगा, राइट? और इसका मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा हो सकता है, तो वेलोसिटी वाले फेजर का लेंथ ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन वाला जो फेजर होगा वो वेलोसिटी वाले से 90 डिग्री आगे होगा, तो वो कहीं यहाँ होगा, ये एंगल 60, तो ये एंगल 30, ये एक्सेलरेशन वाला होगा, और इसका ए ओमेगा स्क्वायर होगा। यस और नो? सर्किल ऊपर नीचे बन गया। फाइन, ये फील आ रहा है सबको 90 डिग्री आगे पीछे? जस्ट अ मिनट रुको। जो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वाला फेजर है वो तो क्लियर है सबको, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सच दैट दिस एंगल इज 60, और डिस्प्लेसमेंट वाले का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो सकता है। अगर उसी पे मैं, अभी सही है ना? हम्म। अगर उसी पे मैं वेलोसिटी इंडिकेट करूं तो वेलोसिटी जो होगा वो उसके 90 डिग्री आगे, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 हो गया। दिस इज वेलोसिटी और इसका ए ओमेगा होगा। और एक्सेलरेशन जो होगा वो इधर होगा, इससे 9 या फिर 180 डिग्री आगे, तो ये 60 है, तो ये एंगल भी 60, और इसका ए ओमेगा इसको। देखो वेलोसिटी वाले का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है, ए ओमेगा कॉस 30, ए ओमेगा कॉस 30। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस। तो इट विल बी ए ओमेगा √3/2। एंड एक्सेलरेशन वाले का प्रोजेक्शन देखो क्या आ रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 60, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2। देखो सेम आंसर आ गया, ऊपर वाला और ये वाला। तो फेजर से हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, ऑल्दो दोनों काम में हमें मेहनत सेम लगा, बट टाइम निकालने वाला काम बहुत आसान हो गया फेजर से। फाइन, कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, एनर्जी ऑफ एसएचएम।
energy of SHM. So हमने इक्वेशन लिया है x is a sin omega t. So velocity क्या हो जाएगा? a omega cos omega t. So किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी is half k x square, that is वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, that is half k a square sin square omega t, और मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर इज k by m. Potential energy is this. Kinetic energy will be half m v square, that is half m v square को लिख देते हैं a square omega square cos square omega t. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? m times of omega square is k. So m times of omega square k पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ k a square cos square omega t. So हमारे पास आ गया total energy, that is potential plus kinetic, that is half k a square sin square omega t plus cos square omega t, that is 1. So total energy of SHM is constant, and at any position x, potential energy is half k x square. Or you can write it like this as well. Instead of k, you can write m omega square. So you can write it like this also, m omega square x square, whichever way you want. Done? Yes, sir. Okay, so now here, so we have potential energy is half m omega square x square, and total energy is half k. We can put k as m omega square. So m omega square a square, m omega square a square. Or you can write kinetic energy is total minus potential. So half m omega square a square minus x square. You can write kinetic energy in one as well. If we draw the graph for potential energy, total energy, and kinetic energy, so it will be something like this. So this is mean position. Total energy, let's say this is minus a, this is plus a. Total energy will be constant throughout. So this graph will be for total energy. At mean position, x equal to 0. See, kinetic energy will be maximum, right? Velocity is max at mean position. So both the graph, potential energy as well as kinetic energy, हम लोग को पैराबोला हो गया ना, ellipse चल रहा है, right? Yes, sir. ellipse चल रहा है ना? Yes. तो दोनों जो इक्वेशन है, देखो पैराबोला का इक्वेशन है क्या? पैराबोलिक नेचर, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी या कर्व कुछ इस टाइप का होगा. पोटेंशियल एनर्जी ओपन अपवर्ड पैराबोला, एंड काइनेटिक एनर्जी का कर्व देखो ओपन डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है तुम्हारा. तो वो कुछ इस टाइप का होगा.
काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम जो होगा वो मेन पोजीशन पे होगा काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी वहां पर मैक्सिमम होता है। Then Yes, sir. ओके नेक्स्ट। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या था? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो ये देखो, अगर एक एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एफ है, इफ एसएचएम हैज फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, लेट्स से अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन, इस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of frequency of reaching any position except extreme will be 2f naught। तो जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ये वाइट डॉट, तो मेरा ब्लॉक जो है वो जाने टाइम भी इस पॉइंट को हिट करेगा और वापस आने टाइम भी इस पॉइंट को हिट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो ब्लॉक जब एक मोशन कंप्लीट कर रहा है, एक अपना एसएचएम कर रहा है, तो इस पॉइंट पे वो कितनी बार पहुंच रहा है? 2 बार, राइट। सिमिलरली तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ब्लॉक उस पॉइंट पे कितनी बार पहुंचेगा? 2 बार, राइट, इन वन मोशन, इन वन कंप्लीट साइकिल। So frequency of reaching any position is twice of f naught. Similarly, frequency of reaching extreme position क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन तो ये एक ही बार पहुंच रहा है, गया एक बार पहुंचा, फिर वापस घूम के एक साइकिल में एक ही बार पहुंच रहा है, तो इट विल बी एफ नॉट ओनली। फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये तुम लोग सोच के बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा? जल्दी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आया किसी का आंसर? सोचो एक बार में वो सेम पोटेंशियल एनर्जी पे कितनी बार पहुंचेगा एक साइकिल में? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ मतलब, तो एक साइकिल में वो कितनी बार एक पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचेगा? जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे एक्स का फंक्शन है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से मतलब नहीं है। सो कैन वी से
ये सारे पॉइंट्स को छोड़ दो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करो। जैसे मान लो यहाँ से मैं x डिस्टेंस का बात कर रहा हूँ, तो x यहाँ से इधर या फिर यहाँ से इधर, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ की एक्स स्क्वायर। सो ऐसे कितने पॉइंट आएंगे? तो जाते टाइम एक बार यहाँ पहुंचा, उधर से घूम के वापस आते टाइम यहाँ पे पहुंचा, फिर पीछे आते टाइम यहाँ पे पहुंचा, फिर वापस आते टाइम यहाँ पहुंचा। तो कितने बार उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम हुआ? 4 बार। तो फ्रीक्वेंसी विल बी 4f0। सर इसमें एक बार फर्स्ट कंडीशन वापस बताएं ना, रीचिंग एनी पोजीशन। हाँ, कोई भी एक पोजीशन का बात कर लो। पोजीशन तो वो होगा ना, पोजीशन इज मतलब वो तो तुम देखोगे ना कि पीछे है या आगे है, उस पर तो डिपेंड करेगा, राइट? तो जैसे अगर मैं इस पोजीशन का बात कर रहा हूँ, तो just a minute। हाँ, जैसे मैं इस पोजीशन का बात कर रहा हूँ, ये पोजीशन का, तो ये पोजीशन ये यहाँ से जाते टाइम भी पहुंचेगा और फिर घूम के आते भी पहुंचेगा। 2 बार पहुंचा। ओके इसके सर। बाद और कहीं पहुंचेगा क्या? एक साइकिल में तो बस 2 ही बार पहुंचा। हाँ तो सर। फ्रीक्वेंसी विल बी 2f0। फाइन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। साइंस, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन मोस्टली बेस्ड होगा टाइम पीरियड, मतलब जो क्वेश्चन आता है ना इस पे, एक तो ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मोस्टली जो हमारा बात आता है वो आता है टाइम पीरियड बताने का, कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे होगा। तो टाइम पीरियड फाइंड करने का जो अपना बेसिक मेथड है, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे समहाउ, एंड कंपेयर इट टू विद ओमेगा स्क्वायर एक्स। और जैसे ही ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। सो स्टेप 1, फाइंड एक्सेलरेशन। स्टेप 2, compare with omega square x, compare it omega square x. Step 3, uh, time period is 2 pi by omega. Done? Yes, sir. Okay. So पहला हम लोग कुछ कुछ सिस्टम का बात करते हैं। So the first system is spring block system। मतलब ऐसे हम लोग पेंडुलम का भी बात करेंगे कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, कि बहुत सारे सिस्टम का बात करेंगे। सो हेडिंग दो, सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम के अंदर पहला स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बताओ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है।
आया किसी का? सबसे पहले काम करो, ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस से स्पेस कराओ मीन पोजीशन से, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, कंपेयर करो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, फाइंड करो ओमेगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। किसी का आंसर आया? आई गॉट ग्राफ के बाद। हाँ अनुजा, अनुजा ग्राफ के बाद मैंने ये बताया कि अगर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हुआ, ठीक है, तो अगर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हुआ तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से मैं इस पिंक, इधर वाला जो पिंक डॉट है ना, उस पे आने का मैं बात कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर राउंड में एक ब्लॉक यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, एक पर्टिकुलर राउंड में उस पिंक वाले पोजीशन पे ब्लॉक कितनी बार पहुंचा अनुजा? 2 बार। 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीचिंग एनी पोजीशन नॉट एक्सेप्ट एक्सट्रीम, दिस इज 2f नॉट, राइट? यस। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन पे वो एक ही बार पहुंचा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन इज f नॉट, राइट? यस। एंड कोई पर्टिकुलर, अब जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, तो वो तो x का फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर का, तो तुम पॉजिटिव x में लो या निगेटिव x लो, बात सेम है, एक्स स्क्वायर तो सेम आ जाएगा। तो एक मोशन में 4 बार क्या होगा, इस डिस्टेंस पे होगा, एक्स डिस्टेंस पे मीन पोजीशन, राइट? राइट अनुजा? सर 4 बार वो x, हाँ हाँ, वो तो फिर एनी पोजीशन के लिए भी हो जाएगा। नहीं एक्सट्रीम का बात कर नहीं कर रहे, इसमें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्सेप्ट एक्सट्रीम, एक्सेप्ट मैक्सिमम। ओके। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 4f नॉट। और अब एक्स टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले ब्लॉक को एक्स डिस्टेंस से स्पेस कराओ, सबसे पहला काम। आंसर आया किसी का? ब्लॉक को स्पेस कराया, तो अब स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा, kx, so force is minus kx, so acceleration will be minus kx by m। so पहला स्टेप होगा, x डिस्टेंस डिस्प्लेस कराओ किसी भी साइड, एक्सेलरेशन निकालो, और उसको कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया k बाई m, और दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? ओके, setting combination of a string, combination of a spring combination of a spring, जुलाई बैच तुम लोग करा चुके हैं एक बार,
उसमें पहला हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो अगर ऐसा कुछ आ रहा है, स्क्रॉल अप कीजिए। यस सर, हो गया। okay. तो मान लो अगर कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है, एक स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग, लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट इज k1, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k2, ये ब्लॉक m से कनेक्टेड है, और ये लेट्स से ग्राउंड पे रखा हुआ है ब्लॉक। ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है। सो अगर अब हम लोग x से इसको डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा और दिखा दो, लेट्स से मैंने इसको x से डिस्प्लेस किया, सो यहाँ पर एक k1x लगेगा और यहाँ पे एक k2x लगेगा। सो फोर्स विल बी माइनस ऑफ k1x प्लस k2x। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपॉन मास कर दो, दैट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज माइनस k1 प्लस k2 इंटू x अपॉन m, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज माइनस k इक्विवेलेंट इंटू x अपॉन m, जहां पर तुम्हारा k इक्विवेलेंट आ गया k1 प्लस k2। सो एक ये रिलेशन हम लोग याद रखेंगे, फॉर पैरेलल k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2। और हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा आ गया अंडर रूट k इक्विवेलेंट बाई m, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k equivalent, that is 2 pi under root m by k1 plus k2। तो ये हम लोग याद रख लेंगे पैरेलल के लिए, k equivalent is k1 plus k2। मिताली गाना सुना रही हो तुम सबको। डन। Next, second one is, this was parallel, second is series combination, series combination। So series combination is like this, one string after the other and so on। So I'm just proofing it for two, again k1 k2, and let's say this is a block of mass m. If I displace this block by distance x, and as a result, extension in the spring k1 is x1 and x2 is x2, k2 is x2. So we can say x1 plus x2 is equal to x, right? And tension throughout should be same. So we can say k1 x1 should be equal to k2 x2, and this should be equivalent to, let's say we replace it by a single spring of a spring constant k equivalent. So it should be equal to k equivalent into x. So k1 x1 x2 stretch है, मतलब length of the हाँ। stretch। नहीं, हाँ, length of stretch है। x1 x2 are elongation in springs of a spring constant k1 and k2 respectively।
Fine. So we have these two relation x1 plus x2 is this, and k1 x1 is this. Now we have k1 x1 equal to k2 x2. K1 x1 is equals to k2 x2 since tension throughout should remain same. Or we can write x2 is equals to k1 by k2 times of x1. Also x1 plus x2 is x. So x1 plus k1 by k2 times of x1 is x. Or this implies x1 if let's take k2 as LCM. So k2 plus k1 by k2 is equals to x, or this implies x1 equal to k2x upon k1 plus k2. सर k1x k2x से इक्वल कैसे है? क्योंकि ये देखो ना, ये एक साथ कनेक्टेड है, राइट? और जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे, तो जब हमने पढ़ा था ना कि अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो टेंशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए, राइट? यस सर, गॉट तो पहले वाले में टेंशन k1x है, दूसरे वाले में k1x1 है, दूसरे वाले में k2x2 है, तो वो दोनों सेम होना चाहिए। ओके, सो यहां से आगे आओ, क्या आएगा? हमारे पास ये भी रिलेशन है k1x1 इक्वल टू k इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ x, उसका यूज करो। k1x1 is equals to k equivalent times of x. So k1 x1 को पुट कर दो k2x upon x1 plus x2. So k1 x1 को पुट किया k2x upon k1 plus k2 is equals to k equivalent into x. तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? k equivalent is k1 k2 upon k1 plus k2, और उल्टा कर दो तो 1 by k equivalent is 1 by k1 plus k2 by k1 k2, that is 1 by k2 plus 1 by k1. तो जो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टर का पढ़ा था कि रेसिस्टर इन सीरीज डायरेक्टली R1 प्लस R2 हो जाता है, एंड रेसिस्टर इन पैरेलल 1 by k 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 होता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है स्प्रिंग में। एंड टाइम पीरियड विल बी 2 pi under root m by k equivalent, that is 2 pi under root m by k1 k2 k1 plus k2. Then नो सर। यस सर। okay.
फाइन। सो हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट, हमेशा वही आएगा। अब k इक्विवेलेंट मुझे अलग अलग सिचुएशन में निकालना पड़ेगा, और अगर k इक्विवेलेंट नहीं निकल रहा है तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करेंगे। सो हमारे पास अभी तक जो पढ़े अभी हम लोग, तो स्प्रिंग इन पैरेलल कैसा बिहेव करेगा? k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 kn तक जाएगा। हम लोग 2 के लिए प्रूफ किए हैं, अब मल्टीपल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, बट वो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जनरलाइज कर दे रहा हूँ रिजल्ट। और इन सीरीज 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस डॉट 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 1/kn। Opposite of the case of resistor, right? Opposite of the case of resistor. Question 1, let's say ऐसा कुछ है, this is 6k, this is 3k, and this is 2k. This is 4k, this is also 4k. Find the time period of a small oscillation. Find the time period of a small oscillation. ओके, डाउट्स हैं एक्सियल में या नहीं है? कंप्लीट हुआ? है सर। ओके, पूरा हो गया प्रथम? हाँ सर, जितना आपने बताया था पूरा कर दिया। अच्छा, पता है पूरे पूरे पीटीएम में सबसे ज्यादा डांट तुमने ही सुना है प्रथम, जितने भी पीटीएम मैंने अटेंड किए हैं। क्या क्यों ऐसा, क्या हो गया? सर वो एक तो मैथ्स में मतलब जो है मैथ्स का सेक्शन अटेंड ही नहीं हो पा रहा था, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा डांट नहीं पड़ी। नहीं, वैसा मत करो। आंसर 2 पाई रूट 2m/3 है। 2 पाई रूट m/3 आ रहा है, m/3 क्या आ 2m/3 रहा है? 2m/3 6 2m/3 नहीं, 2 पाई अंडर रूट m/3 क्या आएगा शायद। के इक्विवेलेंट क्या मिला इन तीनों का मिला के? दोनों का 1 आया, फिर वो नीचे वाले का हाफ है, फिर 3/2 आया दोनों का। नीचे वाले का हाफ नहीं आएगा ना यार, नीचे वाले का 2 क्या आएगा ना, तुम उल्टा करना भूल गए। ऊपर वाले का क्या आएगा? ऊपर वाले का देखो 1/k इक्विवेलेंट इज 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k सीरीज में। एलसीएम 6k ले लिया, तो 1 + 2 + 3 दैट इज 6/6k। तो नीचे वाले का k इक्विवेलेंट आ गया k, ऊपर वाले का सॉरी, और नीचे वाले का आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इज 1/4k प्लस 1/4k। बचपन वाली गलती अब नहीं करेंगे।
दैट इज 1/2k। तुमने सीधा 1k/2 लिख दिया इसको, k/2 नहीं होगा ना, क्या होगा 2k। इनवर्स लेना नहीं भूलेंगे। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, so k dash effective equivalent, that is k plus 2k, that is 3k। so टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 pi under root m upon k equivalent, that is 2 pi under root m by 2k। फाइन, वही गलती किया था क्या, इनवर्स नहीं लिए थे। फाइन, कोई दिक्कत। फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सीरीज पैरेलल लगाने तो आता है ना सबको, जो रजिस्टर में लगा है। क्लास सेम काम किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बचा है बहुत सारा। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक स्प्रिंग है ब्लॉक और ये दूसरा स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन। ये दोनों फिक्स्ड है, यहाँ पे ब्लॉक पे फिक्स्ड है। सर 2 pi under इजी root m upon k1 minus k2। k1 minus k2 या हाँ, k1 plus k2। आई थिंक इट शुड बी k1। अगर k1 minus k2 आ रहा है तो अगर k1 और k2 बराबर हो गया तो हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा, which is not possible। k1 plus k2 आएगा, एक बार चेक करो। तुमने फोर्स गलत हाँ लिखा सर है, k1 plus k2 है, सॉरी सर। k1 plus k2 आएगा। फाइन। सर हाँ, ये स्मॉल आइसोलेशन क्यों लिख रहे हो? एक्स छोटा है क्योंकि तो ठीक है, वहां तुम अगर स्मॉल ऑसिलेशन नहीं भी लो
एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारा केस, जैसे अभी तो ये परफेक्ट एसएचएम है क्योंकि हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं दैट इज हुक्स स्ट्रिंग, राइट। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा इलोंगेशन कर दो या इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुमसे एक क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, वो परफेक्ट एसएचएम नहीं होता है, कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है और तब वो एसएचएम बन जाता है। जैसे मान लो फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आया, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू क्यू। अब बताओ ये एसएचएम है या नहीं है? है सर। अभी तो नहीं है, क्योंकि फोर्स बाय मास, एक्सलेशन हो गया, एक्सलेशन आ गया माइनस के क्यू क्यू बाई एम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। अभी ये एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, बट है सर। अगर एक्स बहुत छोटा हुआ, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। है सर। तो ये बन जाएगा बाई एम आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 दैट इज एम आर क्यू। अब देखो ये क्या बन गया, प्रोपोर्शनल टू एक्स बन गया। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एस एच एम है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट एस एच एम, नॉट अ परफेक्ट एस एच एम। सो हम लोग यहाँ पर तो तुम्हारा स्मॉल ऑसिलेशन नहीं भी लिखो तो चलेगा काम, लेकिन बहुत जगह क्या हो रहा है कि मैं एक्स को बहुत छोटा एज्यूम कर रहा हूँ और फिर उससे एस एच एम ले रहा हूँ। दैट्स वाई मैं स्मॉल ऑसिलेशन अभी से कैरी ऑन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम उसको ऑसिलेशन लिख दो चलेगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, हटा दो स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करूँ तो K1 वाला जो स्प्रिंग है वो क्या हुआ, वो इलोंगेट होगा। तो K1 वाला ब्लॉक, K1 वाला स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो K1 वाला इधर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और K2 वाला कॉम्प्रेस्ड हुआ है तो ये भी तो अपने से दूर धक्का देगा। सो नेट फोर्स विल बी माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू एक्स। सो एक्सलेशन विल बी माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स बाई एम। इसको कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, राइट। 2 पाई बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई K1 प्लस K2। इजी था। ठीक है, तो वही हमने किया, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया along one of the string, और फिर देखा उस पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट किया। ओके, सेम क्वेश्चन, एक चीज डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि इसको मैं एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ये एक प्लेटफॉर्म पे, एक टर्न टेबल पे, लेट्स से ये एक टेबल पे रखा हुआ है इस टाइप, और ये टेबल जो है, टेबल का एक्सेस अभी दोनों कोइंसाइड कर रहा है, टेबल का एक्सेस और ये जो ब्लॉक जो रखा हुआ है ना वो कोइंसाइड कर रहा है अभी। सो लेट्स से ये टेबल का एक्सेस है मेरा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। अब बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
वही सेम काम करो, हल्का सा डिस्प्लेस करो x डिस्टेंस राइट में, देखो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा और फिर सॉल्व करो। उससे पहले बताना फोर्स क्या आ रहा है, उसके फिर आगे बढ़ना। K1 plus K2x minus M1 फाइन, बढ़िया। तो क्या क्या फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे सर अगर? हाँ, सर किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो कैसे मिलेगा? यहाँ पर मतलब x, इसलिए मैं यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर स्मॉल ऑसिलेशन ले लो, अब ठीक रहेगा। तो m ओमेगा स्क्वायर x छोटा हो जाएगा ना, अगर x बहुत छोटा है तो, राइट? यस सर। तो थोड़ा तो सा यहाँ, स्क्रॉल अप करेंगे क्या? हाँ, और ऊपर हो गया। सर हो गया सर। सो अगर मैं x डिस्टेंस प्लेस किया तो k1 इलोंगेट हुआ होगा, k1 अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, k2 कॉम्प्रेस हुआ होगा, k2 भी इसको दूर धक्का देगा, और अगर एक्सिस से x डिस्टेंस है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r। तो दो फोर्स पीछे, एक फोर्स आगे। सो F net is minus k1x minus k2x plus m omega square x. So we can write it as minus k1 plus k2 minus m omega square x. m से डिवाइड कर दो, दिस इज एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर सर एक्स। K1 और K2 का डायरेक्शन एक तरफ कैसे हुआ? k1 इलोंगेट हुआ है यस तो सर। अपनी तरफ खींचेगा, जी सर। k2 कॉम्प्रेस्ड हुआ है तो k2 धक्का देगा दूर। अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक। ऊपर वाले में भी तो था, ऊपर वाले में ये डाउट नहीं आया? सर ऊपर वाला मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था सर, इसलिए मैं अच्छा, ओके। सो k2 कॉम्प्रेस हुआ तो k2 धक्का देगा दूर। सो यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k1 प्लस k2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर m बाई m। So time period is 2 pi m by k1 plus k2 minus m omega square.
नहीं तो वापस से मैंने देखो सेम काम किया, हर जगह सेम काम हो रहा है, राइट? ठीक है, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, इसको नहीं, नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो ये मेरा मेन पोजीशन है, ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाता है, वापस आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस आता है। इस पूरे आगे जाके पीछे आने में, फिर पीछे आके फिर वापस उस पोजीशन में पहुंचने में उसको टाइम लगता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो जस्ट आगे जाने में कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ? बोल सकते हैं क्या T/4 लगा होगा? वापस आने में T/4, यहाँ से यहाँ जाने में T/4, वापस आने में T/4। फाइन। तो इस पे बेस मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लेट्स से ऐसा है कि मेरा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है बट थोड़ा सा चेंज है। ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये दूसरा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक से अटैच नहीं है, स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच नहीं है। कुछ इस टाइप का सिचुएशन है स्प्रिंग का, ऐसा है, ब्लॉक के पास है बट अटैच नहीं है, बहुत क्लोज है ब्लॉक से, ऐसा। लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट बीइंग K1 एंड K2। अब बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको सोचो एक बार अच्छे से खुद से। इसको कैसे किया जाए? कोई हिंट बता चार कुछ अलग भी। पार्ट में सॉल्व करेंगे क्या? हाँ, दो अलग पार्ट में सॉल्व करो, दो अलग पार्ट में सॉल्व करो, चार में नहीं, दो में ही हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्लास में एक चॉकलेट क्वेश्चन रहेगा। तुम लोग के बैच में कोई हुआ है, किसी ने जीता है क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक चॉकलेट क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग किए हैं, वो और फेजर का थोड़ा सा यूज में भी। तो एक बार सारा पढ़ के आना क्लास में। ओके, डिस्कस करें यार। ओके, ओके देखो, यहाँ से ब्लॉक इधर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो जब ये इधर गया तो क्या उसको K1 से मतलब है नो या नहीं है? कोई K1 से कोई मतलब नहीं है, राइट? तो यहाँ से यहाँ जाना मतलब दैट इज सेम एज कि मेरा एक ब्लॉक है ऑफ मास m, इसको यहाँ से यहाँ जाना और वापस आना ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में टाइम क्या लगेगा? T/4 जाने में और T/4 आने में, राइट? दैट इज T/2। तो आने जाने में T/2 टाइम लगा, जहां पर T क्या है? T इज 2 पाई अंडर रूट m/K2। तो T/2 मतलब दिस। तो आने जाने में इसको कितना टाइम लगा? पाई अंडर रूट m/K2। फाइन। तो अभी तो बस K2 के कारण हो गया। सिमिलरली K1 वाले में जब कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको K2 से कोई मतलब है नहीं। तो K1 वाले में जाने और आने में कितना टाइम लगेगा? T/4 जाना, T/4 आना, दैट इज T/2 अगेन। और यहाँ पे T/2 का वैल्यू आएगा 2 पाई/2 इंटू अंडर रूट m/K1, दैट इज पाई अंडर रूट m/K1। So दोनों ग्रीन पाथ इज पाई अंडर रूट m/K2, दोनों पिंक पाथ इज पाई अंडर रूट m/K1। Therefore टोटल टाइम क्या हो गया? पाई अंडर रूट सर वो T/4 ही कर क्या? T/4 ही क्यों है? इसके ऊपर वाला चीज देखो, अगर पूरा स्प्रिंग कनेक्टेड होता है, आगे पीछे करता है, तो पूरा टाइम T है, तो वहां से वहां जाने में T/4, फिर वापस आने में T/4, राइट? यस ओके सर।
दोनों जगह अलग अलग टी यूज कर लेना, टी डैश कर लेना, उधर ठीक रहेंगे। डन। डन सर। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन करो, फिर एक्सियमा के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का सिचुएशन है, एक मिनट रुक जाओ, एक्सियमा में क्या एंगल दिया है वो एंगल नहीं लेंगे। लेट्स से ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये तीसरा स्प्रिंग है। जस्ट अ मिनट, एक्सियमा का डेटा देख सकते हैं। एक्सियमा में 90 लिया है, ठीक है, तो मैं 90 नहीं कर रहा हूँ। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, और इन तीनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब मैंने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया, बहुत थोड़ा सा x, तो वो ऊपर नीचे ऐसा कुछ करेगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड। अगेन देखो यहाँ पर स्मॉल का यूज होगा, एक स्मॉल ऑसिलेशन, और स्प्रिंग का लेंथ काफी बड़ा है कंपेयर टू द इलोंगेशन x। इस वाले स्प्रिंग के जस्ट अपोजिट उसको एक्सिस्टेंस ऊपर किया है। भाई अच्छा, ये पिछले वाले का था आंसर पंच, हाँ सर। ठीक है। सबसे पहले ये सोचो कि जो नीचे वाला स्प्रिंग है उसमें तो एक्स का एक्सटेंशन है, लेकिन जो बाकी दोनों स्प्रिंग है उसमें कितने का एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन हुआ होगा, वो सोच लो। तो क्वेश्चन लेना पड़ेगा। कंपोनेंट लेना पड़ेगा, राइट? कितना आएगा कंपोनेंट लेके? टू एक्स वर्टिकल डायरेक्शन। नहीं,
जो इसको ऐसा सोचो, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, और एक स्प्रिंग ये है। तो अगर मैंने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये तो फॉर श्योर है नीचे वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन जो हुआ वो एक्स का हुआ, ये तो श्योर है, राइट। अब ये राइट वाला, ये वाला देखो, पहले ये पिंक वाले पोजीशन में था, अब ये वाला स्प्रिंग येलो पोजीशन में हो गया। सर तो उसका अगर मैं हाँ क्या आएगा, कॉम्प्रेशन होगा ऊपर जाने पे। एग्जैक्टली कॉम्प्रेशन होगा। और मैं ये बोल सकता हूँ, लेट्स से दिस इज ओ, ए, बी, तो मैं बोल सकता हूँ ओ ए और ओ बी अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा आर्क ऑफ ए सर्किल के हिसाब से, राइट। तो कॉम्प्रेशन उसका कितने का हुआ, पीबी का। कॉम्प्रेशन जो हुआ, पहले उसका लेंथ था पी ए, अभी उसका लेंथ हो गया ओ ए, दैट इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ओ बी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू ए बी। तो ये लेंथ और ये लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो कॉम्प्रेशन जो हुआ दैट इज इक्वल टू पीबी, और ये लेंथ एक्स है, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो पीबी विल बी एक्स cos 60, दैट इज एक्स बाई टू। तो उसमें कॉम्प्रेशन हुआ एक्स बाई टू का, और इसमें भी कॉम्प्रेशन कितना का होगा, x/2। आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो अगर एक्स बाई टू का कॉम्प्रेशन है, यहाँ देखो नीचे वाला जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन है एक्स का, तो ये फोर्स किधर की ओर लगाएगा, इस पार्टिकल पे, नीचे की तरफ, के एक्स। ये वाला जो स्प्रिंग है ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, के कॉम्प्रेस्ड है तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा के एक्स बाई टू, और ये वाला स्प्रिंग भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा के एक्स बाई टू। अगेन दिस एंगल विल बी 60 and 60, therefore F net will be kx plus kx by 2 cos 60 into 2, राइट। तो ये बन गया, ये 2 ये cos 60 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3kx by 2। सो F is minus 3kx by 2, और ओमेगा आ गया अंडर रूट 3k by 2m। तो कभी कभी तुमको ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पता चले, थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़े और फिर तुमको दिखे। फाइन, किसी को कोई डाउट, तो तुम लोग का होमवर्क मैंने बंद कर दिया, एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। तुम लोग का होमवर्क रहेगा आज की क्लास के लिए, अभी तक के लिए, एच वर्मा एच में सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम से ही चैप्टर है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 12, 15 to 22, to 12 and 15 to 22। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर एक सेकंड, तो ये HC वर्मा से करना है। हाँ, ये एच वर्मा से करना है।
और जो तुमको मैंने एक वो भेजा था ना, पीडीएफ भी भेजा था ना, पीडीएफ पीडीएफ भेजा था नहीं भेजा था ऐसा चमका, आई थिंक भेजा था। सर भेजा है। हाँ, तो उसमें तुम लोग पहला वाला इक्वेशन ऑफ एसएचएम कर सकते हो, एनर्जी कर सकते हो, स्प्रिंग ब्लॉक वाले में ना क्वेश्चन नंबर C5 कर सकते हो, C5 C4 कर सकते हो। सेक्शन ए सेक्शन बी कर लेना, बाकी कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके कर लेना सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ पीडीएफ। Section A and B of PDF. फाइन, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर अभी वाले क्लास में? ओके नो सर। हो गया ना वो नोट? अच्छा है। रनअप हो गया? ओके, अब बता दो HCM में क्या क्या डाउट्स है, कौन कौन से क्वेश्चन डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर HCM में डाउट्स। क्वेश्चन नंबर किसी को डाउट है? सर एक मिनट। हाँ प्रथम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is पेज नंबर पहले बताओ क्या, ग्रेविटेशन एसएचएम मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 100 ग्राम आर केप्ट एट मार्क 1 2 3। ओके फाइन, ये सारे बेसमेंट डाउट पूछा गया। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम डॉट 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 टिल 100 ग्राम। यहाँ पर मार्क है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड डॉट डॉट 100 सेंटीमीटर on a meter scale. Find the moment of inertia of the system about a perpendicular bisector of the meter scale. Perpendicular bisector कहाँ से पास करेगा प्रणव? 50 सेंटीमीटर। 50 से? तो सॉरी, इसके जस्ट इधर वाले का बात करो, 48 52। सो 50 वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा 50 ग्राम वाले का, राइट। 49 वाले का क्या आएगा? 49 इंटू 1 स्क्वायर। 51 वाले का 51 इंटू 1 स्क्वायर। 48 वाले का क्या आएगा? 48 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 52 इंटू 2 स्क्वायर। इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर बनाओ। फिर नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? 47 और 53 का पेयर बनाओ, तो प्लस 47 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 53 into 3 square, right? And plus so on till 1 into 49 square plus 49 distance पे क्या होगा? 99 plus 99 into 49 square, right प्रणव?
यस सर। तो देखो ये दोनों को पेयर बनाए तो 49 प्लस 51 दैट इज 100 इंटू 1 स्क्वायर 100 इंटू 2 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टाइम क्या बन रहा है 100 इंटू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल 1 प्लस 100 इंटू 49 स्क्वायर प्लस इस 100 वाले का 100 प्लस 100 इंटू 50 स्क्वायर दैट इज 100 कॉमन ले लो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 50 स्क्वायर। अब हो जाएगा अपने ना फॉर्मूला Yes, sir. याद है हाँ क्या होता है फॉर्मूला सर n into n plus 1 n plus 2 upon 6 n into n plus 1 into n plus 2 upon 6 n plus 2 होता है 2n plus 1 sorry sir. 2n plus 1 होता है ना हाँ। तो 100 into this quantity और n तुम्हारा क्या है 50 तो 100 into 50 into 51 into 101 upon 6 और ध्यान देना यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 स्क्वायर लिखा हूँ जबकि 1 सेंटीमीटर में रहा होगा तो इट शुड बी 10 to the power -2 और उसका स्क्वायर तो इंटू 10 to the -4 भी एक आएगा राइट और ग्राम का भी एक 10 to the power -3 आएगा वो सब चीज मैंने कैलकुलेशन करने टाइम इग्नोर किया था ठीक है 34 34 34 का क्या दिक्कत है 34 ये फिगर वाला ही है ना नहीं सर हाँ 10 5 हाँ वही वाला है 34 ऐसा कुछ सर क्वेश्चन है हाँ मैडम तुम्हारी डाउट है ना 34 सर सर इसमें हाँ 34 तो विदाउट फिगर का है ना पेंडुलम ऑफ अ सर्टेन क्लॉक हैज टाइम अरे पीरियड प्रथम मैं कौन से चैप्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसा जब सर मेरा सिंपल रोटेशन हार्मोनिक नहीं सर सिंपल हार्मोनिक मोशन का है ना मैंने होमवर्क रोटेशन का बोला था ना नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे तक का टाइम दिया सर था एचएचएम भी तो बोला था आपने ऐसा जब तो मैं आज बोला हूँ होमवर्क करने को नहीं सर आपने उस दिन बोला था मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा था क्वेश्चन ही नहीं हुआ होंगे तुमसे ऐसे जन के तो सर मैंने ट्राई किए थे हुए थे सर थोड़े बहुत छोटे छोटे मैंने रोटेशन बोला था पूरा कंप्लीट करने को ठीक है एसएचएम का आज नहीं डिस्कस कर रहे प्रथम एसएचएम का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं तो ये ऐसे अटैच्ड है और ये यहाँ पे है अब प्रणव कैसे प्रोसीड किया T1 T2 मान लिए यस सर तो इस पे इक्वेशन क्या लिखे अगर मान लो ए से आ रहा है दोनों का रेडियस सेम दिया अलग दिया है अच्छा ये लाइट पुली है तो लाइट पुली है तो यहाँ पे भी टेंशन T1 हो जाएगा ठीक है अगर ये लाइट पुली है ये वाला जो है ये लाइट पुली दिया हुआ है तो वहां पर भी टेंशन सीधा T1 हो जाए आई थिंक अब हो जाएगा यस नो सर ये कैसे पता हाँ चलेगा कि दोनों टेंशन इक्वल होगा लाइक अगर अगर लाइट पुली होता है ना तो पुली का मास ही नहीं है और थ्रेड थ्रेड तो क्या है थ्रेड तो एक ही है तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं होगा नेट फोर्स जीरो करने को तो हम लोग बोल देंगे डायरेक्टली टेंशन सेम होगा थ्रू आउट ओके सर ठीक है अब तो आगे हो जाएगा ना यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री बाकी लोग ने सॉल्व नहीं किया है क्या बहुत सारे डाउट्स आएंगे 43 is 20 43 okay
20 पहले देख लेते हैं। 20 में कुछ भी नहीं करना। प्रथम 20 टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो ये तुम्हारा एक हर्ट शेप का ऐसा कुछ है, हर्ट शेप। तो यहाँ से यहाँ पर एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एंगल इज 37 डिग्री, दिस इज 6 सेंटीमीटर। So r vector is this, f vector is this. So torque is rf sin theta. rf sin theta. Okay, Mithali. So this angle will be 143 degree. So ये हो जाएगा 6 into 15 into sin 143. And direction तुम देख सकते हो, r की तरफ हाथ रखो, f की तरफ। Okay, प्रणव, f की तरफ फोल्ड करो तो डायरेक्शन आ जाएगा तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन। आ रहा है प्रथम? हाँ सर। तो इसी तरह से तुम सारे फोर्स का निकालते जाओ टॉर्क आर क्रॉस एफ करते करते। सर ठीक है? 19 में 19 में भी तुमको वही करना है। तुम नेट टॉर्क निकालो। तो वो वेल्डिंग वाला जो है ना, तुम्हारा एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 6 और 30 डिग्री पे। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये 8 है और ये 8 है, ये 16 हो गया। अच्छा, मुझे ये एफ पूछता है। क्वेश्चन इज व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्सर्टेड एट 30 डिग्री टू रेंज एट डिस्टेंस ऑफ 8। अच्छा, यहाँ पर अगर बस मैं 6 लगा रहा हूँ तो फिर ये खुल जा रहा है। मतलब कितने टॉर्क पे खुल रहा है? 8 into 6 into इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 150। मुझे इतना टॉर्क रिक्वायर्ड है खुलने के लिए, राइट? किसका डाउट था? 10 19? यस सर, यस सर। हाँ, तो इतने टॉर्क पे मेरा ये खुल जा रहा है आर क्रॉस एफ पे। तो उसे तो इक्वल यहाँ कर पर देंगे अगर F into बस इक्वल टू 16 into एफ करो, वहां से एफ मिल जाएगा। हो गया। और ओके, नेक्स्ट डाउट इज 43 45। अच्छा, 43 प्रणव तुम्हारा नहीं है, मिताली तुम्हारा है। 43 प्रणव 45 43। ओके, 43 ऐसा कुछ है। आई थिंक फिगर बना दूंगा तो 43 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall, reaching a height of 6. 45 हाँ प्रणव, ये मिताली का डाउट है। A 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall, reaching a height of 6 meter. A 60 kg man stands halfway up the ladder. यहाँ पर मैन खड़ा है। About the upper end, find the torque of the force exerted by the man on the ladder. मैन कितना लैडर पे फोर्स लगाएगा मिताली? mg? Yes, sir. अब देखो लैडर कैसा होता है। जो तुम्हारा लैडर होता है वो इस टाइप का होता है। तो जब आदमी खड़ा होगा तो आदमी इस पर ऐसा खड़ा होगा, राइट? तो नॉर्मल जो होगा वो ऊपर लगेगा। लेकिन वही अगर तुम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखो तो नॉर्मल इधर लगता है। लेकिन आदमी खड़ा होगा तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और नॉर्मल का रिएक्शन नीचे लगेगा, राइट? Yes, sir. अब तो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो जस्ट नॉर्मल और कौन सा फोर्स लग रहा होगा अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल? तो यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा N2 और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा F। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस, वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, क्वेश्चन खत्म। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन 45। 45 में क्या करना है प्रणव? जैसे ये है ऐसा कुछ, तो वो बस एंगल ये सब सही से कैलकुलेट करना है। ये एंगल है थीटा, ये हाइट है h। तो इसका FBD बनाओ तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, थोड़ा छोटा बनाओ तो ज्यादा फील आएगा।
एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक इसके सेंटर पर mg लग रहा होगा, एक यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा। अब हो जाएगा प्रणव। यस सर। मतलब ये वाला जो नॉर्मल होगा वो इधर पास कर रहा होगा 90 डिग्री पे। अब तो बस टॉर्क बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करना है, राइट? सर फ्रिक्शन लेफ्ट राइट साइड लगेगा। फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल है तो नॉर्मल का जो इधर वाला कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस करेगा ना। सर ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या? ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऊपर तो एक पॉइंट सा है ना, ऊपर फ्रिक्शन हम लोग को नहीं लेना। ओके सर। तो ना लिखा हुआ भी है ना, अगेंस्ट ए स्मूथ रोलर एज शोन इन फिगर 29। ठीक है, नेक्स्ट आउट। और कोई डाउट नहीं? ठीक है, मतलब अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि सबका कंप्लीट हुआ है। 36, 58 एंड 61 फाइन। तो जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओ, डाउट्स पूछते जाओ, क्लास के एंड में बीच में ही बता दो कि यहाँ डाउट्स है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 36, 58, 61, 36। प्रणव 36 में क्या दिक्कत हुआ? ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर बताया, क्लास में सॉल्व भी करवाया है। आंसर लिखना भी बताया था इस क्वेश्चन का। देखो, इसमें टेंशन T1 मानो, T2 मानो, T3 मानो, ठीक है? एक तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस इफेक्टिव मास ऑफ पुली I2 बाई R2 स्क्वायर, राइट? ये याद है प्रणव? हाँ सर। सर तो एक, टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ मतलब उसको ओपन कर दिया तो नेट फोर्स अपॉन मास, इफेक्टिव मास। ओके सर। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, इस पे इक्वेशन लिखो, कैपिटल mg माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल M A1। ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A1 से ऊपर जा रहा है। इस पे इक्वेशन लिखो, T माइनस mg इक्वल टू MA1 T3। इस पे लिखो टॉर्क का T1 माइनस T2 क्रॉस R। ये क्वेश्चन नंबर 36 इक्वल टू I अल्फा। इस पर इक्वेशन लिखो, T2 माइनस T3 क्रॉस R इक्वल टू I2 अल्फा 2। A1 इक्वल टू अल्फा 1 R1, A2 इक्वल टू अल्फा 2 R2। देखो वेरिएबल क्या है, T1 T2 T3 3, अल्फा 1 अल्फा 2 5 और A1 6। 6 इक्वेशन, 6 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट तुम आंसर लिख सकते हो। ओके, 58 एंड 61, ठीक है फाइन। जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं। ओके, 58 एंड 61। 58 इज हाँ, ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो ना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखो और दोनों को इक्वल कर दो। जैसे प्रणव ऐसा हो जाएगा, जो बताएं। सर वो डिस्क जैसे। वो वाले, हाँ, जो तुमको एक दिन देखना, शायद शायद रोटेशन 10 या 11 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन देखना और उसके बाद फिर सॉल्व करना, हो जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 61।
Suppose the particle the uniform amount of length lies on a smooth horizontal table. I think ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया है. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. Find the distance traveled by the center of the rod by the time it turns. Suppose the particle of the previous one has a mass m and a speed v before the collision and sticks to it. Not after the. ये खुद से करो प्रणव. ये क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स में. ये मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स में. एक बार वो देखो एक बार और फिर से ट्राई करो और फिर बताओ अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं हो रहा है तो. ठीक है, मतलब ऐसे 3-4 क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स में. तुमने वो रेफर किया है वापस से नोट्स प्रणव? हाँ सर. देखो एक बार फिर से सेम क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स में. देखते हैं. ठीक है, और कोई डाउट? 47 है. हाँ, calculate uniform square plate of mass 2 kg and age इतना rotates about one of its diagonal. Calculate the angular momentum and the. हाँ, ऐसा स्क्वायर प्लेट है ना. तो प्रथम परपेंडिकुलर टू द प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सर ma² हाँ by 12. तो ये आ गया ma²/6. ठीक है, यस सर. अब कोई भी डायगोनल ले लो तो i + i इक्वल टू ma²/6. तो i क्या आ जाएगा? ma²/12. ठीक है, यस सर. तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. तुमको टॉर्क दिया हुआ है. टॉर्क कितना दिया हुआ है? 0.1. तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा दो तो अल्फा तुमको अल्फा मिल गया. राइट, तुमको आई पता है, अल्फा मिल गया. तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा नॉट 0 है तो अल्फा इंटू. अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना. यस सर. टी को 5 पुट कर दो, अल्फा पता है. ओमेगा मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा आई ओमेगा. और कोई डाउट? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. कंप्लीट कर लेना है जिनका जो भी डाउट्स है ना, कभी भी पूछो. बट एक बार रोटेशन कंप्लीट कर लो, एक बार एटलीस्ट पूरा हो जाए. ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ. इस संडे को तो नहीं, किसी दिन हम लोग उस 13th to 18th वाला जो गैप होगा ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग वापस से कर लेंगे. बट एक बार एटलीस्ट HCR में खत्म हो जाए रोटेशन का किसी भी तरह. फाइन, एक बार हो जाएगा सबसे, जितने लोग बचे हो जाएगा. ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है, जो भी 13 to 18 वाले में हम लोग वो क्लियर कर लेंगे. फाइन. यस सर. Yes, sir. ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.